नमस्कार। आज 10 दिसंबर है और इंदौर का रिकॉर्ड तापमान नीचे आ गया है। 5.4 की स्थिति में कर रहा है तापमान। ज़बरदस्त ठंड का आगाज कल हुआ है। आज दिन भर धूप होने के बाद भी ठंड महसूस लोगों को हो रही है। पहली बार इतना नीचे तैयार गया है। इसके पहले 38 साल पहले लगभग यही टेम्परेचर इतना ही नीचे गया था। अब इससे लग रहा है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड की बयार तेज़ी से चलती रहेगी। खबरें हैं, हम खबरों शुरू करते हैं। आज हम पत्रिका खबरें शुरू करते हैं, तो मनोज जी शुरू करें अपन। बिल्कुल। तो आज पत्रिका खबरें शुरू करें। पत्रिका में खबर पहले मेरी बहुत अच्छी है ये, और पत्रिका खबर ये है कि आपने निर्यात के लिए प्रीतमपुर सांवेर रोड की तमाम उद्योगों के बारे में बात करते हैं। यहाँ से निर्यात होता, दवाइयाँ जाती है, सब जाती है। पर आपको आश्चर्य होगा कि अब इंदौर जो है बहुत सारे सामान खाद्यान्न का निर्यात भी इंदौर से होने लगा है। और प्याज ने सबसे पहले छलांग मारी है। प्याज अभी तक हमारे यहाँ से तो कतर, दुबई वगैरह तो जाते ही था, पर अब लाडबंद ट्रकों के साथ में अब बांग्लादेश की तरफ जाने लगाएगा। और सीमा खुल गई है। बांग्लादेश जाने के लिए इंदौरी प्याज का रास्ता खुला है। एक चेक पोस्ट से 40 वाहनों को अनुमति मिली है। उपलब्धि है, किसानों के लिए भी अच्छी बात है। मेरा ये मानना है कि शासन को इस दिशा पे और ध्यान देना चाहिए, ताकि जो किसानों का दर्द है कि उनको सही भाव नहीं मिल रहा, अगर ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ गई तो संतुलन भाव का बहुत बेहतर तरीके से बना रहेगा। अगर महंगा भी हुआ तो प्राकृतिक रूप से संतुलन बनाया जा सकता है। क्या मनोज जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा क्या है, किसानों को अगर मालूम पड़ जाता पहले से, तो ये जो 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 9 रुपये किलो तक का प्याज बेच रहे थे और रो रहे थे, प्याज आंसू दिला रहा था, वो नहीं होता। वो थोड़ा संग्रहण कर लेते और थोड़ा पेशेंस रखते तो बांग्लादेश का निर्यात इनको मिल जाता। निसंदेह इसमें सरकार की भूमिका है। अगर वो चाहती तो किसानों को पहले बता देती कि भाई खुलने वाला है या ऐसा होने वाला है। तो इस विषय पर सरकार को काम करना चाहिए। एक और खबर है पत्रिका की, जिस पर भी हम संक्षेप में बात करेंगे। एक तो बहुत सारी चीज़ें, ई रिक्शा शुरू बहुत अच्छे लगते थे, सुविधाजनक लगते थे। अब ये तमाम ई रिक्शा शहर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। 15,000 के लगभग ई रिक्शा पहुँच चुके हैं। दूसरी बात है कि इनके लेके कोई लाइसेंस की प्रक्रिया नहीं है। अब आपको जब इस दौर आप कोई व्यक्ति आता है तो उसके स्वागत के लिए ई रिक्शे ही आपस में कंपटीशन करते हुए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर दिखते हैं। एक 2 सवारियों की खींचतान के बीच में ई रिक्शा बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं। नुकसान ये हो रहा है कि इन रिक्शों के कारण कि इनमें एक तो फिटनेस के बारे में कोई गारंटी नहीं है कि कितनी क्या फिटनेस है। दूसरा, इनके लाइसेंस को लेकर कोई जानकारी नहीं। तीसरा, इनके चलाने वाले जो रिक्शे के ड्राइवर हैं उनके बारे में भी आजकल नाबालिग बच्चे छोटे हैं, ये रिक्शा दिन भर दौड़ा रहे हैं बैठ के, और कुछ लोग तो नशे में भी रिक्शा चला रहे हैं, तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस दोनों के लिए किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत भी बनेगी। 2 हादसे हो चुके हैं, आज तक 2 रुपये भी तीनों लोगों को नहीं मिले जो इस हादसे में घायल हुए थे। क्या मनोज जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके पास एक तो नंबर प्लेट भी नहीं वापरते ये लोग, और छोटे नाबालिग बच्चे इसको चला रहे हैं पहली बात। और फिर जब भर लेते हैं तो ई रिक्शा डांवाडोल स्थिति में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिच्छू के माफिक सड़कों पर काटा पीटी खेलते हैं। जिस प्रकार से बचपन में हम लोग साइकिलों पर काटा पीटी खेलते थे, ऐसे ही ई रिक्शा इन सड़कों पर ऐसे नृत्य करते हुए चलते, जिससे आम वाहन चालक को मुसीबत का सामना उठाना पड़ता है। हालांकि सरकार ने, परिवहन विभाग ने 6 रूट तय करने का प्रयास किया। उसमें भी हंसी आती, कैसे रूट तैयार होंगे और कैसे क्या इनका होगा। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार इसके प्रति, या जो हमारा प्रशासन है वो इसके प्रति गंभीर नहीं है अभी भी। तो थोड़ा गंभीरता की ज़रूरत है। आने वाले भविष्य में ई रिक्शा हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सार ये है कि आपने ई रिक्शों के 6 अलग अलग क्षेत्र तो तय कर दिए। मनोज जी ने भी सामान्य बातों में कहा था कि अब ई रिक्शा में अगर इसको राजवाड़े वाले ई रिक्शा को अगर समझ लो आपकी बील क्षेत्र की सवारी मिल गई तो क्या नहीं जाएगा? वो तो लेके जाना ही जाना है उसको, क्योंकि आधे से थोड़ी उतार देगा कि भैया मेरा इलाका खत्म हो गया, आप दूसरा रिक्शा करो। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने के साथ एक गंभीरता से इसको लेकर रणनीति और एक प्रॉपर तरीके से नीति का निर्धारण करना पड़ेगा। अब हम प्रभात किरण खबरों की बात कर ले रहे हैं। तो प्रभात किरण में एक खबर अच्छी, आलू के बीज हवा में बनेंगे। ये खबर अच्छी, हेडिंग भी अच्छा है उसका, एकदम आदमी चौंक जाता, आलू के बीज हवा बनेंगे। पर इंदौर में पहली बार इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे आलू के बीज अब जमीन की हो जाए, उनको बाहर ही बनाया जा सके। इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसमें ना हवा लगेगी ज़्यादा, ना पानी, और ज़मीन के बाहर इनकी पैदावार भी 10 गुना बड़ी हो जाएगी। आलू की फसल जो बीज जो है और ज़्यादा से ज़्यादा बीज मिलेंगे उसके अंदर। उसका एक बहुत बड़ा लाभ भी जो है किसानों को भी मिलेगा और बहुत सस्ती दरों पर आलू के बीज उपलब्ध होने लगेंगे। इस पद्धति को एरोपोनिक्स
तकनीक से तैयार किया गया है क्या मनोज जी? एरोपोनिक्स का मतलब होता है हवा में बीज को तैयार करना, जिसे टेस्ट ट्यूब में बीज को तैयार करेंगे। एक बीज से लगभग 250 बीज तैयार होंगे, और एक बीज जो 250 में से एक बीज को उठाएंगे हम, तो उससे लगभग 60 से 65 आलू निकलते। पहले इससे कम मात्रा में आलू निकलते थे। इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि एक ही बीज लगभग 15,000 आलूओं को जन्म देगा। ये तकनीक इंदौर मालवा क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी कदम सिद्ध हो सकती है। शिमला में इसका इंस्टीट्यूट है, और हमारे इंदौर के कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों ने इसे सीखा। निस्संदेह आने वाले समय में मध्य प्रदेश खास करके मालवा क्षेत्र आलू के मामले में और सशक्त हो जाएगा। हालांकि है कोदरिया में काफ़ी फैक्ट्री है जो आलू की चिप्स बनाती है, फिर भी आलू का एक अच्छा हब बनने का कारण पैदा हो रहा है। कोदरिया में इतने उद्योग लगे हुए हैं आलू की चिप्स बनाने के लिए कि सरकार अगर चाहे तो मालवा निमाड़ को आलू की चिप्स का बहुत बड़ा हब बना सकती है औद्योगिक क्षेत्र में। इससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी, आलू की फसल भी बेहतर होगी, और सबसे बड़ी बात है कि एक सही कीमत किसानों को मिलने लगी, जो सबसे बड़ी बात होती है। ये भाव अंतर और भावांतर का जो खेल होता रहता है वो नहीं होगा। किसान सरकार के भरोसे कम होंगे, जिनको जब रिजनेबल रेट मिलेगा तो सभी अपना काम शुरू कर देंगे। एक और खबर बात करें जिस पर हम बात कर ले रहे हैं संक्षेप में ही, तो इंदौर उज्जैन के लिए आप कितना रोड की तमन्ना करते हैं मुझे नहीं मालूम, पर एक और रोड का प्रस्ताव 110 करोड़ के साथ में पारित हुआ था। पहला रोड तो इंदौर उज्जैन है ही, जो सामान्य रूप में, दूसरा एक पितृपर्वत से जा ही रहा है, तीसरा एक छिपरा होते हुए नया जो उज्जैन से आप देवास वाले बाहर से जाते हैं तो आगे हो जाता है। एक रोड और भी बना दिया गया था। इस समय उज्जैन की तो ऐसी लॉटरी खुली हुई है कि समझ में नहीं आ रहा है, किसी थोड़े दिन बाद ये होगा कहीं से भी निकलो आप उज्जैन चले जाओगे, ये स्थिति हो गई है। और 110 करोड़ का ये प्रस्ताव बनाया गया था, और ये नया रोड निकाला गया। तो मनोज जी आपको बताएंगे रोड कहाँ से कहाँ तक निकाला गया था। तीसरा रोड पितृ पर्वत वाला था जिसपे काम शुरू हो गया है। तो ये रोड पे जो चौथा रोड है ये भी एक निकाल दिया गया। कभी अगर ये बन गया तो आपको 4-4 रोड मिलेंगे, और अगर सब कुछ सामान्य रहा और यही स्थिति रही तो हो सकता है हम और आप 5वें 6ठे रोड की बात भी किसी दिन यहीं बैठकर करते दिखेंगे। बताओ शेखर जी कौन कौन से मार्ग से होता हुआ ये रोड जाएगा। इस बीच में सर आप भूल गए मेट्रो का भी तो है, मेट्रो भी इंदौर से उज्जैन के लिए ले हाँ, जाने का प्रयास एक और साधन आपको मिल जाएगा। मतलब कहीं से रुकने की जरूरत नहीं है, सुन ले मेरी पुकार तू चल चला चल, बस वाली बात है। ये सड़क करीब 41 किलोमीटर लंबी होगी, जो इंदौर के चंद्रगुप्त मौर्य प्रतिमा MR10 से शुरू होकर भांगिया, शकरखेड़ी, जस्सा कराड़िया, बजरंग पालिया, धनखेड़ी, मुंडला, हुसैन, दर्जी कराड़िया, गुरान, जमोदी, सिमरोड, हिरली और देवास उज्जैन मार्ग पर मिलेगी। ये 2 लेन बनाई जा रही है। इससे मुझे लगता नहीं है कि इतनी सड़कों की आवश्यकता है, चूँकि मुख्यमंत्री उज्जैन के हैं और इंदौर उज्जैन की कनेक्टिविटी को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर फिर वही किसानों को प्रॉब्लम होगा, और कुल मिलाकर किसानों की ज़मीनें अधिग्रहित की जाएगी, और हो सकता है किसानों को फ़ायदा हो सकता है नुकसान हो, ये भविष्य की बात है। हाँ, पर एक नया रोड खोलने से की बजाय पहले जो रोड है उनका बेहतर तरीके से देख लें। सरकार भी उस पर विजिबिलिटी फिजिबिलिटी को चेक कराने के लिए काम कर रही है अभी फिलहाल की। एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं। हम दोपहर की खबरों की बात कर ले रहे हैं। दोपहर की खबरों की हम बात कर रहे हैं, दोपहर के पहले पेज की खबर की बात कर ले रहा हूँ। 4,65,000 करोड़ के कर्ज में मध्य प्रदेश सरकार डूबी है। मतलब अगर आप पलक झपकते हैं और वापस खोलते हैं, जब तक आपको जो है 7,500 रुपये ब्याज देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका 4,65,000 ये 5 लाख करोड़ हो जाएगा अभी इस साल के नए वाले वित्त वर्ष के पहले। तो 5 लाख करोड़ रुपए आप जो है सरकार कर्ज में डूब चुकी है। अब सरकार के साथ दिक्कत ये होने लगी कि सरकार को अब महंगे ब्याज पर कर्ज मिल रहा है। हमको और आपको हाउसिंग लोन 7% पे सरकार देने के लिए गिरगिर बैंकें देने के लिए गिरगिर पड़ रही है, पर हमसे ज़्यादा खराब साख हो चुकी है सरकारों की। तो सरकारों को बैंक का पैसा देने के पहले 4 बार सोच रही हैं। शर्तें लगा दी कि भैया आप मूल तो बाद में देते ना, हर 6 महीने में आपको ब्याज कंपलसरी देना होगा, क्योंकि कम से कम नहीं मूल डूबे तो ब्याज तो कम से कम आता रहे। ये हालत हो गई। सरकारों को भी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश सरकार को खास करके समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे कि आप पैसा वसूल होने में बहुत सारी, कर्ज लेने में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होने लग गई है। इस बार का बजट आपको बता देगा कि कर्ज की क्या स्थिति रहेगी। वैसे भी अप्रैल तक आपको बिजली के झटके लगने वाले हैं, पर सरकार ने एक नया रास्ता निकाला। सरकार ने जो मध्य प्रदेश के बाहर और मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकारी जमीनें मध्य प्रदेश के पास पड़ी होती, केंद्र सरकार भी बेच रही है, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी जमीनें बेचने का काम शुरू कर दिया। केरल से लेकर मुंबई तक अरबों रुपए की जमीनें बेचने के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। विभागों को खंगाला जा रहा है कि आप निकालिए, और जितनी जमीनें जहां से मिल सकती है उसको निकालिए। जो नागपुर में बस स्टैंड था वो हमारा था। इसके अलावा केरल में बहुत लंबी ज़मीन थी, 600-700 हेक्टेयर ज़मीन वहाँ थी। बॉम्बे में बहुत सारी ज़मीनें, ये सबको बेच बाज कर अब सरकार बाहर होना चाहती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं पैसों से कर्ज चुकाया जाएगा और आगे की योजनाओं को बनाने का काम भी किया जाएगा। क्योंकि सरकार का जो कुल राजस्व है
उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कर्ज चुकाने में जा रहा है। मेरा तो एक ही इस पे कहना है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये वाली पद्धति पे चल रही है सरकार है, तो भविष्य एक प्रकार से सरकार का इस मामले में उज्जवल नज़र नहीं आता है। संपत्तियां बेचना गलत बात होती है, किसी भी संपत्ति को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब ठीक है, बेचिए। क्या लोकसभा में भी ये बात कही गई थी कि जो संपत्तियों को आप बेच के अपना कामकाज चला रहे हो, ये संपत्तियां नेहरू जी ने जोड़ जोड़ के आपके लिए बना के रखी थी ताकि आपको बेच के अपना कामकाज कर सके। चलिए, वो अपनी अलग व्यवस्था है। एक और खबर इस पर हम बात कर लेते हैं। नए साल में उपभोक्ताओं को बिजली का जोरदार करंट लगना है। कल नियामक आयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई। कल चारों बिजली कंपनियों ने अपना प्रस्ताव रख दिया है और 10% दरें बढ़ाने को लेकर उन्होंने सुझाव मांगे और सबने अपने तरफ से बता दिया। 41,000 करोड़ के घाटे का मामला, उनका कहना है कि ये बजट ये पूर्ति के लिए ही जो है हमको कीमतें बढ़ाने पड़ेगी। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि कंपनियां कभी घाटे में नहीं होती। कंपनियों को बहुत सारे, क्योंकि सरकार की तरफ से जो पैसा मिलना वो मिलना ही मिलना है। 1 यूनिट बिजली पैसा फ्री में देने को कंपनियां तैयार नहीं होती जब तक कहीं से पैसा नहीं मिले। 1 अप्रैल 2026 से नई दरें लगेगी। अब जन सुनवाई शुरू होगी। दुर्भाग्य है कि जन सुनवाई में लोग पहुंचते नहीं। क्या मनोज जी? बिल्कुल, मेरा यही कहना है और मानना है कि आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। लोकतंत्र में जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, लोकतंत्र आपके ऊपर हावी होगा। ये लोकतंत्र नहीं कहलाएगा, फिर राजतंत्र कहलाएगा या कोई अन्य तंत्र कहलाएगा। हमें जागना पड़ेगा। हालांकि हमारी जो जनता है बेचारी अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में इतनी उलझी रहती है कि उन्हें यही नहीं मालूम है कि नियामक आयोग क्या होता है। नियामक आयोग हमारे लिए बिजली की दरों को निर्धारित करता है, उसमें हमारे भी पक्ष रखे जाते हैं। तो हमारे पक्ष रखने वाले कितने हैं? हम खुद ही नहीं जा रहे। मेरा आग्रह है आम जनता से भी और उपभोक्ता संगठनों से कि कृपया नियामक आयोग में जाकर जनता की व्यथा कथा तो कहें, कम से कम क्या तकलीफ है वो तो बताएं कि बिजली की दरें निर्धारित कैसे होती, कैसे कॉस्टिंग निकलती। बस हवा हवाई गवर्नमेंट ने सोचा और डाल दी गई दरें, बस आप लोग वापरिए। हाँ, एक हमारे यहाँ किशोर कोडवानी हुआ करते हैं, वो तमाम PIL लगाया करते हैं। वही केवल ये बिजली की दरों को लेकर भी लड़ते रहते हैं। बाकी तो मुझे कोई ऐसा नया नाम सामने नहीं आया जो बिजली की दरों को लेकर या BRTS को लेकर या फिर किसी और मामले को लेकर कोर्ट के दरवाजे पर खड़े होकर शहर के हित की लड़ाई लड़ता रहता हो। अब हम अग्निमाल खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निमाल खबरों में पहले पेज पे अच्छी खबर है ये। इंदौर में 5,48,000 मतदाताओं के नाम कटना तय है लगभग। इसमें से निर्वाचन आयोग ने जो नाम निकाले, जो चयनित किए हैं, तो आप ये मान लीजिए कि 1,48,682 मतदाताओं को ही केवल प्रशासन नोटिस देगा, मतलब जिनके बारे में जानकारी मांगी गई है। और बाकी जो 3 लाख समथिंग जितने भी नाम होंगे उन सब लोगों के बारे में अब ये मान लिया गया कि इनके नाम तो कट ही जाएंगे। ये जो 1 लाख समथिंग है, इसमें जो भी सुधार के बाद नाम आएंगे या जो लोग अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे उसी के आधार पर वो बच पाएंगे। 2 दिन पहले क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक और 3 के विधायक भी जो है अपने तमाम फार्म भरवा के BLO और उनसे दस्तावेज लेकर वहाँ पहुँचे थे। 3 एक मुश्त लेकर पहुँचे थे। जिला प्रशासन ने उनके फार्मों को निर्वाचन कार्यालय ने लेने से मना कर दिया कि आप ये फार्म न दें, हम ये किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। BLO को ही ऑनलाइन चढ़ाने हैं। अगर नहीं होगा कोई घर पे, प्रयास ये किया जा रहा था जिनकी शादियाँ हो गई, जो लोग जा चुके हैं, उनको अपन उस समय बुला लेते हैं, आप उनके नाम कटने न दें। इसकी दौड़ धूप तेजी से क्षेत्रों में मची हुई है क्योंकि वो एक तरफा समर्थक माने जाते हैं, इसलिए उनको नाम न कटे, इसका बहुत तेजी से प्रयास किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा असर आ रहा है क्षेत्र क्रमांक 1 और क्षेत्र क्रमांक 3 में। क्या मनोज जी? देखिए, अब इसमें है ना, जो ये आंकड़े दे रहे हैं उस हिसाब से 4 लाख मतदाता तो सीधे सीधे कटते नजर आ रहे हैं। हालांकि बताया ये भी गया था कि लगभग 19,000 मतदाता जो है वो चले गए दुनिया से, वो कटेंगे, तो वो भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया। बाकी का क्या, 4 लाख में से 3.5 लाख का क्या हुआ इनका? बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ लोग माइग्रेट हो गए हैं और कुछ लोग अपने क्षेत्र को बदल चुके हैं, जिसके कारण तब अब कहते हैं कि थोड़े दिन बाद ये वापस से प्रक्रिया शुरू होगी तो नए फॉर्म 6 नंबर के अनुसार मतदाता वो दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जैसा कि आप बता रहे थे 2 नंबर का मामला। तो 2,02,000 मतदाता ऐसे हैं जो स्थायी रूप से स्थानांतरित किए जा चुके हैं, इनको स्थायी श्रेणी में डाल दिया गया। तो ये तय माना जाएगा कि इनकी नाम की वापसी तो होना संभव नहीं है। और 41,000 श्रेणी में वो तो संभव ही नहीं कि नाम जोड़ पाएंगे। 19,387 नाम ऐसे जो किसी अन्य विधानसभा में पहले से पंजीकृत थे, मतलब जो 5 में थे 4 में आ गए, 4 से 3 में आ गए, इधर से ये नाम सुधर सकते हैं। इन नामों में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। कुल मिला के 3.5 लाख अब कुल मिला के माना जाए कि अगर इसी आधार पर चुनाव अगले हुए तो शायद बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को नए सिरे से मिल सकते हैं। जिन लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं थी, उनके पास उम्मीद की किरण
इस बार पैदा होती दिख रही है कि शायद ये हट गए तो हमारे कई नंबर लग जाएंगे, तो वक्त बताएगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा होता है कि बिल्ली के भाग से चीका टूटे तो वो चीके का इंतजार करते थे कि ये चीका कब टूटेगा और कब होगा ये, वो अलग बात है, हम किसी और दिन बात करेंगे उस पर। एक खबर पर हम बात कर लेते हैं। एबी रोड पर अंततः BRTS के दिन फिरना शुरू हो गए और BRTS में तोड़ा ताड़ी शुरू हो गई। अब कितने दिन में होगी, क्योंकि 15 दिन बाद हाईकोर्ट को जवाब देना है, तो तोड़ ताड़ के पटक दिया। बलवा उठाने का काम तेजी से जारी है। हालांकि 15 दिन में काम संभव नहीं हो सकता, पर फिर भी नगर निगम कोर्ट में अपना जवाब जब प्रस्तुत करेगी तो बताइए हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। पर एक बड़ी बात है कि सेंट्रल डिवाइडर की डिज़ाइन तय होगी, इसी हफ्ते यहाँ पर शुरू होगा। डिज़ाइनर की डिज़ाइन ऐसी कर दी गई कि बीच के जो जगह है, जो बीच का पोर्स रहेगा, उस पर झाड़ लगा दिए जाएंगे अच्छे, ताकि एक सुंदरता बनी रहे, भव्यता दिखेगी। रोड को दोनों साइड से सुंदर बनाने का काम भी इसी के साथ में होगा और इसी हफ्ते ये काम शुरू किया जा रहा है। क्या मनोज जी? मेरा तो इसमें एक ही कहना है कि बनाओ तोड़ो और बनाओ की पद्धति इंदौर में चली आ रही। BRTS बना ही क्यों था, हम तो पहले से विरोध में थे इसके। चलिए कोई बात नहीं, बन गया, तोड़ भी दिया। अब प्रश्न ये है कि सेंट्रल डिवाइडर के जो डिजाइन तैयार करा उसके नीचे ड्रेनेज व्रेनेज तो नहीं है, देख लेना भैया, नहीं तो मालूम पड़ा कि कल फिर खोदना पड़े। हाँ। इंदौर शहर में ये बड़ी समस्या है, बना देते हैं सब, बाद में तोड़ देंगे। खोदने तो दो यार, तो रोज तो सड़क तो खोदने दो, बाद में देख लेंगे, क्योंकि पहले कूदेगी नहीं तो क्या देखेंगे। हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी, 10 सालों में पहली बार तापमान शहर का 5.4 डिग्री पहुंचा है। वाकई बहुत कड़ाके की ठंड है। हमारा आपसे आग्रह भी है, कड़ाके की ठंड है, अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। खासकर वे लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें जो हृदय रोग से पीड़ित हैं या जिन लोगों को दूसरी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस समय ठंड का स्ट्रोक लगता है तो इन बीमारियों का बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। अस्पतालों में हार्ट के मरीज, पैरालिसिस के मरीज और सर्दी और खांसी के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए कृपा करके आप इस शहर के बासिंदे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। खासकर उन बुजुर्गों का ध्यान रखिए जिनकी उम्र दराज हो गई है, उनके विशेष रूप से ध्यान रखें। शहर हमारा और आपका, परिवार हमारा और आपका, दोनों का है। तो ये तो थी आज की खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। हमारा आपसे आग्रह है, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक करिए, ताकि हमको जो है इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में सहयोग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।